एवरीवन, कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन बीबीएम की यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 1 हिंदी आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, और साथ ही साथ आपको सिलेबस भी बता दूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे बस वीडियो को देखिए, पसंद आता तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल होगा, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्या यूनिट 1 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, फिर रासो काव्य का परंपरा, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, साथ ही साथ आदिकालीन जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है जिनमें सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य का परिचय पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में जो भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, संत काव्य, सूफी काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया, साथ ही साथ राम काव्य का एक पूरा सामान्य परिचय देना है और इसकी जो प्रमुख कृतियाँ वो पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में रीतिकालीन जो साहित्य है उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि पढ़नी, और साथ ही साथ इसमें भी रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुख काव्यधारा का सामान्य परिचय एवं जो मुख्य कवि वो पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 यूनिट से मिलके आपके सिलेबस को बेसिकली बना दिया गया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। ठीक है, जहाँ पार्ट ए पार्ट बी भी कह सकते हैं। सेक्शन बी 60 नंबर रहता है, सेक्शन ए 15 नंबर रहता है। इसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर 5 नंबर बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कोई 2 बनाना रहेगा, और 1 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में 15 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, कोई 4 बनाना पड़ेगा और 60 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से पैटर्न आपका रहता है ये वाला। ठीक है, अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 का 15 मार्क्स का क्वेश्चन बताते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास जो लेखन है इसकी परंपरा का विस्तार से आपको विवेचन करना है। यानी हिंदी साहित्य लेखन जो है उसकी जो परंपरा है उसको, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक क्या करिए, विवेचन करिए। ये सवाल 15 नंबर के नजरिए से इंपॉर्टेंट पे रखिएगा। ठीक है, अगला हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके जो विभिन्न आधार, देखिए क्योंकि कोई भी चीज़ का काल विभाजन होता है वो सभी लोगों के नज़रिए से अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके जो विभिन्न आधार है उसके बारे में यहाँ पर आप चर्चा करें कि किस आधार पे इसको जो विभाजित है वो किया गया, बताइए। तीसरा सवाल है हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर जो विद्वानों के मत हैं उनका विश्लेषण करने बोला गया है। यानी हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन और जो उसका नामकरण हुआ है उसमें जो विद्वानों के मत दिए गए हैं उनका विश्लेषण आप करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए, रासो काव्य परंपरा का जो स्वरूप है एवं जो विशेषता है उसका वर्णन करिए। रासो काव्य परंपरा का जो स्वरूप है और इसकी जो विशेषताएं, इस पर आपको वर्णन करने बोला गया है। 5वां क्वेश्चन है आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, स्पष्ट करें। आप सभी बच्चे अगर हमारे चैनल के प्ले सेक्शन के वीडियोस पे जाएंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर तक भी मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी चिंता मत करिए। आप पहले सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिए, अगर आपको आता है आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप किसी भी चीज़ के वीडियो को देखिएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के सवाल और 1 मार्क्स सवाल जो आ सकते हैं उनमें साहित्य इतिहास क्या होता है ये बताया पूछ सकते हैं, काल विभाजन का अर्थ क्या है, रासो काव्य क्या है, और साथ ही साथ वीर गाथा काल की एक विशेषता बताएं। फिर हो जाएगा हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कालों हैं उनके बारे में, उनके जो नाम है वो लिख के दिखाइए। ठीक है, यूनिट 2 के 15 मार्क्स से जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें है आदिकालीन साहित्य जो है इसकी राजनीतिक एवं जो सामाजिक पृष्ठभूमि है इसका वर्णन करिए कि आदिकालीन जो साहित्य है उसका राजनीतिक साथ ही साथ जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है आदिकालीन जो काव्य है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां है उस पर प्रकाश डालिए कि आदिकालीन काव्य के जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसके बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य, इससे भी सवाल आते हैं अक्सर कि सिद्ध साहित्य की विशेषता या सिद्ध साहित्य के बारे में बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि नाथ साहित्य जो होता है उसका स्वरूप और उसका जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट करिए। ठीक है, अगला सवाल है जैन साहित्य, इसका भी हिंदी साहित्य में जो योगदान है इसको भी इंपॉर्टेंट सवाल की लिस्ट में डालिएगा कि जैन साहित्य का हिंदी साहित्य में जो योगदान है वो बताना है। 5 मार्क्स से सवाल में आ सकता है जैन साहित्य, सॉरी सिद्ध साहित्य क्या है ये पूछ दिया जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन जो है वो है नाथ जो पंथ है उसके प्रवर्तक कौन है, ये 1 मार्क्स के नजरिए में पूछा जाएगा। जैन साहित्य की एक विशेषता लिखिए, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आदिकाल का जो समय निर्धारण, मतलब किस कालखंड को बेसिकली वो आदिकाल का समय निर्धारण क्या किया गया है। ठीक है,
ये भी आ सकता है। और आदिकाल जो बेसिकली काव्य है इसकी प्रवृत्ति लिखने बोला गया है। ठीक है, अगला यूनिट 3 जिसमें आपसे बच्चों को जो पूछा जाएगा वो है भक्तिकालीन जो साहित्य है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है भक्तिकालीन जो साहित्य है इसकी सामाजिक और इसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में बताइए कि भक्तिकालीन साहित्य जो है इसका सामाजिक और साथ ही साथ इसका जो कह सकते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में वर्णन करिए। फिर भक्तिकालीन जो काव्य है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है इसके बारे में विश्लेषण करने बोला गया कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख जो प्रवृत्ति उसके बारे में विश्लेषण करिए। तीसरा क्वेश्चन था संत काव्य जो परंपरा चलती है इसका स्वरूप क्या है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताइए। चौथा क्वेश्चन है सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं, सूफी काव्य इसका क्या विशेषता है इसके बारे में आपको वर्णन करने बोला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे सूफी काव्य उसी प्रकार कृष्ण काव्य और राम काव्य। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला कृष्ण काव्य क्या होता है, राम काव्य क्या होता है, इसको आपको तुलनात्मक विवेचन करना है, दोनों के बीच कंपेरिजन के बेसिस बताना है। ठीक है, तो ये सवाल भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर है भक्तिकालीन के जो प्रमुख कवि है उनका क्या योगदान है ये बताइए। और ये भी सवाल अच्छा है कि आपको पूछ दिया जाएगा कि भक्तिकालीन जो प्रमुख कवि है उनका क्या योगदान रहा इस युग में हमारे पास। ठीक है, अब 5 मार्क्स के सवाल में भक्ति काल किसे कहते हैं, संत काव्य की विशेषता क्या है, सूफी काव्य क्या है, साथ ही साथ कृष्ण काव्य परंपरा में एक कवि का नाम, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, और राम काव्य की एक विशेषता ये भी 1 मार्क्स में पूछ दिया सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू पूछे, 1 लाइनर के भी सवाल आ सकते हैं, 1 लाइन के जुड़े हुए जो सवाल रहते हैं वो भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, या 1 वर्ड वाला। यूनिट 4 में 15 मार्क्स से इसी तरह सवाल रीतिकालीन जो साहित्य है इसकी राजनीतिक एवं जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसका वर्णन करने बोला गया है कि रीतिकालीन साहित्य का पृष्ठ राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में वर्णन करिए। दूसरा सवाल है रीतिकालीन की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसका विश्लेषण करिए, रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति बताइए। फिर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा इनका विवेचन करने बोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला हमारे पास है रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी जो काव्य विशेषताएं उनका वर्णन करने बोला गया कि रीतिकालीन कवि की जो काव्य विशेषता उनके बारे में बताइए। 5वां है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी प्रकार यहाँ पर इसे श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा इसे। ठीक है, 5 मार्क्स से सवाल आ सकता है। रीतिकाल क्या होता है, रीतिबद्ध काव्य क्या होता है, रीति सिद्ध काव्य की एक विशेषता बताएं, रीति मुक्त काव्य क्या है, और रीतिकाल के एक प्रमुख जो कवि उनका नाम लिख के बताइए। ये सवाल भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है जो आपसे बच्चे को 5 मार्क्स के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में स्पष्ट करें कि साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में स्पष्ट करिएगा। दूसरा, रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालें, ये हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है कुछ आपको यहाँ पर पद्यांश दिए गए और उसके जो सप्रसंग व्याख्या करनी है कि जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति पर दियो गौसानी अनुगति गति तो पाया। इस जो पद्यांश है इसका सप्रसंग आपको व्याख्या करते हुए चलना ये बताया हुआ है। तो ये था आपसे ही बच्चों का मेजर पेपर 1 हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे ही बच्चों को इसके आंसर अगर चाहिए तो प्लेट सेक्शन पे जाइए जहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पर सारे आंसर बताए हुए हैं। इसके अलावा भी आपसे बच्चों को 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे जहाँ पर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो आपसे बच्चों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट आपसे बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।